ओम। आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर। तीसरा भाग। आर्य समाज की प्रगतिशील दृष्टि। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ और कोल्हापुर नरेश राजर्षि शाहू का स्वामी दयानंद और आर्य समाज की ओर आकृष्ट होने का महत्वपूर्ण कारण है आर्य समाज की वेद विषयक प्रगतिशील दृष्टि। इन क्षत्रिय राजाओं को तत्कालीन रूढ़िवादी पंडित शूद्र समझते थे और इसी कारण इन्हें वेदोक्त संस्कार का अधिकार प्रदान करने के लिए तैयार न थे, जबकि स्वामी दयानंद की दृष्टि में वेद पढ़ने का अधिकार मानव मात्र को था। महाराष्ट्र केसरी छत्रपति शिवाजी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार करने में हिचकिचाहट करने वाले रूढ़िवादी पंडितों की परंपरागत संकीर्णता 20वीं सदी में भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी, जबकि स्वामी दयानंद ने वेद के आधार पर ही यह सिद्ध किया था कि मानव मात्र के साथ समस्त स्त्री शूद्रों को भी वेदाध्ययन करने का अधिकार है। रूढ़िवादी पंडितों की इस संकीर्णता से बेचैन होकर श्री सयाजीराव गायकवाड़ और शाहू महाराज आर्य समाज की ओर आकृष्ट हुए। इन आर्य नरेशों ने केवल मात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही नहीं अपितु अन्य प्रतिभावान दलितों को भी छात्रवृत्तियां प्रदान की थी। अंबेडकर जी द्वारा नमस्ते अभिवादन का प्रयोग। महर्षि दयानंद और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने अपने प्रारंभिक काल से ही अभिवादन के रूप में प्राचीन शास्त्रीय सार्वजनीन नमस्ते का उद्धार और प्रचार किया है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के अनुसार जब आर्य समाज का यह प्रयत्न कुछ लोगों को ऊंच नीच का भेदभाव नष्ट करने वाला प्रतीत हुआ, तो उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि निम्न वर्ण के लोग उच्च वर्णियों की तरह नमस्ते करें। इसलिए इन संकीर्ण रूढ़िवादियों ने गरीब निवाज, पालागन, जुहार आदि को बलपूर्वक प्रचलित रखना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी इस बात पर खेद प्रकट किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में महाराष्ट्र की निम्न जातियों द्वारा ऊंची जाति के बराबर आने के प्रयत्न उन्नत जातियों द्वारा नष्ट कर दिए गए। सुनारों ने जब उच्च कुलोत्पन्न व्यक्तियों की तरह नमस्कार करना चाहा, तो उन्होंने कंपनी की ओर से उनके नमस्कार पर पाबंदी के आदेश निकलवा दिए थे। आर्य नरेशों और पंडित आत्माराम जी अमृतसरी जैसे आर्य समाजियों के संपर्क में आकर श्री भीमराव जी अंबेडकर ने जोहार के स्थान पर नमस्ते अभिवादन को स्वीकार तो कर लिया था, पर न जाने बाद में ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जिस कारण उन्होंने फिर से नमस्ते के स्थान पर जोहार अभिवादन को स्वीकार किया। डॉक्टर अंबेडकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विद्वान समीक्षक डॉक्टर गंगाधर पानतावने जी के कथनानुसार तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन के अंत में आधुनिक बौद्धों में प्रचलित जय भीम अभिवादन भी अपना लिया था, जबकि इस अभिवादन का भीम शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम का ही मूल अंश है। प्रत्येक बौद्ध जय भीम कहते वक्त एक प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के विजयी होने की मनोभावना को ही व्यक्त करता है। माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा नमस्ते अभिवादन अपना लेने की पुष्टि उनके ही द्वारा लंदन से भेजे गए 3 पत्रों से होती है। पहले 2 पत्र उन्होंने अपने घनिष्ठ सहयोगी और सचिव श्री सीताराम नामदेव शिवतरकर को भेजे हैं और तीसरा पत्र श्री अंबेडकर जी ने अपनी सहधर्मिणी रमाबाई को लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर जी की अभिवादन शैली के कुछ एक नमूने कालक्रमानुसार इस प्रकार हैं।
6 अक्टूबर 1920 प्रिय शिवतरकर नमस्ते। 10 जून 1921 राजमान्य राजश्री शिवतरकर यांस नमस्ते। 25 नवंबर 1921 प्रिय रामू अर्थात श्रीमती रमाबाई भीमराव अंबेडकर नमस्ते। 12 जून 1927 राजमान्य राजश्री मुकुंदराव पाटील यांस अनेक जोहार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के सहयोगी श्री सीताराम नामदेव शिवतरकर सन 1933 से 1936 की कालावधि में आर्य समाज लोअर परल मुंबई के प्रधान थे और डॉक्टर अंबेडकर जी भी इस आर्य समाज में पधारे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई के लोअर परल आर्य समाज और उनके पदाधिकारियों के साथ माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी के स्नेहिल संबंध थे। डॉक्टर अंबेडकर का वैदिक संस्कारों की ओर झुकाव। स्वामी दयानंद और आर्य समाज की वेदनिष्ठा तो जाहिर है। आर्य समाज का तीसरा नियम है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य समाजों में समस्त संस्कार वैदिक पद्धति से ही संपन्न होते हैं। कुछ अन्य भी सनातन संगठन है जो वैदिक सिद्धांत संस्कारों के प्रति अनन्य आस्था अभिव्यक्त करते हैं। माननीय डॉक्टर अंबेडकर के बहिष्कृत भारत नामक साप्ताहिक मराठी समाचार पत्र के 12 अप्रैल 1929 के अंक में पृष्ठ 7 पर यह संक्षिप्त समाचार प्रकाशित हुआ था। समाज समता संघ का नया उपक्रम। महार समाज में वैदिक विवाह पद्धति सुदृढ़ की जाएगी। स्मरण रहे, इसी महार कुल में डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। उपरोक्त चर्चित अंक के ही पृष्ठ 8 पर एक संपन्न वैदिक विवाह संस्कार की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि यह विवाह हिंदू मिशनरी सोसाइटी के संस्थापक श्री गजानन भास्कर वैद्य की संकलित वैदिक पद्धति से संपन्न किया गया। उक्त समाचार के अंत में यह शुभकामना की गई है कि अस्पृश्य समाज वैदिक पद्धति का प्रचलन कर उन पर लगाए गए अस्पृश्यता के कलंक को नष्ट करने में समर्थ हो। यह जानकर आश्चर्य होता है कि 29 जून 1929 को वैदिक पद्धति से संपन्न श्री केशव गोविंदराव आडरेकर के विवाह में डॉक्टर अंबेडकर जी अपने सहधर्मिणी के साथ उपस्थित थे। यह विवाह समाज समता संघ के तत्वावधान में तथा आचार्य पुरोहित श्री सुंदरराव जी वैद्य की देखरेख में संपन्न हुआ था। वर वधू के माता पिता रूढ़िवादी होते हुए भी माननीय डॉक्टर अंबेडकर के सुधार संबंधी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही वैदिक पद्धति से विवाह करवाने के लिए तैयार हुए थे। यह विवाह परल मुंबई स्थित दामोदर मूलजी ठाकरसी हॉल में संपन्न हुआ था। श्री सुरवाड़े के अनुसार दलित समाज में वैदिक पद्धति से संपन्न यह पहला विवाह था। अंबेडकर दंपति के अतिरिक्त इस विवाह में श्री रा ब बोले, डॉक्टर सोलंकी, श्री कमलाकर चित्रे आदि गणमान्य सज्जन समुपस्थित थे। डॉक्टर अंबेडकर जी के 6 सितंबर 1929 के बहिष्कृत भारत में यह समाचार भी प्रकाशित हुआ था कि मनमाड़ के महारों अर्थात दलितों ने श्रावणी मनाई। 26 व्यक्तियों ने यज्ञोपवीत धारण किए। यह समारोह मनमाड़ रेलवे स्टेशन के पास डॉक्टर अंबेडकर जी के मित्र श्री रामचंद्र राणोजी पवार नांदगांवकर के घर में संपन्न हुआ था। इन समाचारों से स्पष्ट है कि माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी का अपने जीवन के पूर्वार्ध में उपनयन, विवाह आदि वैदिक संस्कारों की ओर भी यत्किंचित झुकाव अवश्य ही रहा और अपने पत्रों में भी वे वैदिक संस्कार विषयक समाचारों को प्रकाशनार्थ स्थान अवश्य देते थे।
जातिगत भेदभाव के कारण किराए का घर पाना भी दुर्लभ। भारत की नस नाड़ियों में जातीयता का विष इतना अधिक भरा हुआ है कि तथाकथित निम्न जाति के व्यक्तियों को मकान मालिक किराए से भी अपने घर नहीं देते। प्रगतिशील महाराज श्री सयाजीराव गायकवाड़ की सेवा में रहते हुए भी मकान मालिकों की इस संकीर्ण प्रवृत्ति के कारण डॉक्टर अंबेडकर जी को असाधारण मानसिक यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। पर जो बात बड़ौदा में हुई वह मुंबई में नहीं हुई। मुंबई के भाटिया लोगों पर आर्य समाज का विशेष प्रभाव होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर जी को मुंबई में आवासीय यातनाओं के दौर से गुजरना नहीं पड़ा। दिनांक 8/12/1923 से 2/9/1930 तक लिखे अनेक पत्रों से यह पता लगता है कि लगभग 7 वर्ष तक डॉक्टर अंबेडकर जी के पत्र व्यवहार का पता परल मुंबई स्थित दामोदर ठाकरसी हॉल ही रहा। यह ठाकरसी घराना प्रगतिशील आर्य समाजी और सुसंस्कृत था। दामोदर ठाकरसी के पिताश्री मूलजी ठाकरसी स्वामी दयानंद जी की उपस्थिति में स्थापित विश्व की सर्वप्रथम आर्य समाज मुंबई की कार्यकारिणी के सभासद थे। प्रारंभ में आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो ऐक्य स्थापित हुआ उसका अधिकांश श्रेय मूलजी ठाकरसी को है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल अलकाट और मैडम ब्लेवेट्स्की को स्वामी दयानंद जी का परिचय सर्वप्रथम मूलजी ठाकरसी ने ही दिया था। मूलजी ठाकरसी के सुपुत्र नारायण ठाकरसी को तो विश्व की सर्वप्रथम आर्य समाज का सर्वप्रथम उपाध्यक्ष होने का श्रेय प्राप्त है। मूलजी ठाकरसी के पौत्र श्री विठल दास ने तो अपनी माताजी नाथीबाई दामोदर के स्मरणार्थ करबे विद्यालय को तत्कालीन 15 लाख रुपए प्रदान किए थे। आज इस विद्यालय ने विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया है, जिसे हम सब लोग SNDT यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हैं। संभवतः अन्य अनेक जात अज्ञात कारणों के अतिरिक्त ठाकरसी परिवार के आर्य समाजी संस्कारों में दीक्षित होने के कारण बड़ौदा में डॉक्टर अंबेडकर को जिस प्रकार आवास विषयक यातनाएं भोगनी पड़ी, वैसी मुंबई में नहीं। भारतीय बहिष्कृत समाज सेवक संघ की ओर से महार बंधुओं को महार वतन बिल के संबंध में सावधान करते हुए जो निवेदन निकाला था, उसके अंत में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना स्पष्ट पता देते हुए लिखा है, दामोदर मूलजी ठाकरसी हॉल, परल, मुंबई। इस प्रकार लगभग 7 वर्ष तक डॉक्टर अंबेडकर जी के पत्र व्यवहार का पता परल, मुंबई स्थित दामोदर ठाकरसी हॉल ही रहा। क्रमशः